जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसे कि हम वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर देख रहे थे, हमने जीके और जम्मू कश्मीर वाले जो क्वेश्चन आए थे उनको रिवाइज किया था। इस पेपर को अच्छे से रिवाइज किया था। आज इस पेपर में जो रीजनिंग और 50% क्वांट के क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लेंगे, फिर 50% क्वांट के क्वेश्चन कंप्यूटर के साथ हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा। देखो, रीजनिंग और क्वांट के इन क्वेश्चन से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस तरह के क्वेश्चन और पैटर्न क्या है, 2026 में ही पेपर हुआ तो पैटर्न क्या है वो समझ आ जाएगा। दूसरी बात, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद मैं जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा उसको आप सुनोगे। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरह से स्मार्टली जल्दी भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपका था, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द नंबर सीरीज। हमने नंबर सीरीज में मिसिंग टर्म निकालनी थी। नंबर क्या थे? 40, 20, 20, 30, देन फिलअप थी, देन 150। क्या नंबर थे? यहाँ पे लिखता हूँ। एक नंबर था 40, देन 20, देन 20, देन 30, देन फिलअप थी और देन 150। ठीक है, तो आपको बताना था कि इस फिलअप में क्या आएगा, मिसिंग टर्म निकालनी है, ठीक है। देखो, जब भी ऐसा नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, आप क्या करोगे? पहले देखोगे नंबर क्या इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर सेम रह रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर तो नंबर डिक्रीज ही होते जाएंगे, कम कम होते जाएंगे, तो या तो माइनस होता है या डिवाइड होता है, ठीक है। अगर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं तो डिवाइड होगा, अगर स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस हो रहा है। अगर तो नंबर बढ़ रहे होते हैं तो प्लस हो रहा होता है, ठीक है, ये आपको पता है। और अगर तेजी से बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा था। बट अगर नंबर डिक्रीज होके फिर सेम होके फिर बढ़ रहे हो, तो ऐसी सीरीज जो होती है ना, वहां पे हमेशा 1.5 मैक्सिमम चांस में 1.5, 0.5, 2.5 इन नंबरों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब ऐसा कुछ करके देखो। देखो, अगर मैं 40 का आधा करूं, मतलब 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूं, 40 का आधा करूं तो 20 आता है। अगर मैं 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 आता है। अगर 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? 30, क्योंकि 20 वन 20 और 20 का आधा होता है 10। 20 और 10 कितने हो गए? 30, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले हमने आधे से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने एक से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने डेढ़ से मल्टीप्लाई किया, अब हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 60। अब ये वेरीफाई कैसे होगा कि 60 करेक्ट है कि नहीं? आगे नेक्स्ट केस में हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 120। और 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। तो 120 प्लस 30 कितना होता है? 150। इसका मतलब आपकी ये फिलअप करेक्ट है। यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? 60 आंसर आएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह की सीरीज आए जहां पर नंबर पहले डिक्रीज हो फिर सेम रहे फिर इंक्रीज हो, तो वहां पर आपने याद रखना कि कुछ डेसिमल वाला फंडा यहां पर चलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें बताना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है, ठीक है। नंबर सीरीज है 729, 243, 182 और 27। क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 729, 243, ठीक है, 729, 243, 182 और 27। 182 और 27 हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर गलत है जो इस सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए। देखो, अब मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे नंबर सीरीज है कि पहचानना कैसे क्या हो रहा है। देखो, नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। 729 से 243, फिर 182, फिर 27। तो इसका मतलब नंबर डिक्रीज हो, इसका मतलब या तो डिवाइड होगा या माइनस होगा, ठीक है। अब ये नंबर बहुत बड़े बड़े, जब बड़े बड़े नंबर माइनस हो रहे हो ना, मतलब डिक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो वो डिवाइड ही हो रहा होता है। अप्रोक्सीमेटली पहले वहां पे डिवीजन का रूल लगाना चाहिए। अगर मैं डिवीजन का रूल अपने दिमाग से लगा के देखूं, अगर मैं 243 को किस से मल्टीप्लाई करूं? 729, 3। इसका मतलब मैं अगर 729 को 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ रहा है? 243। कितना? 729 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? 243। अब अगर मैं 243 को भी 3 से डिवाइड करता हूं, किसको? 243 को भी अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आना चाहिए? 81 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 81। कितना आना चाहिए यहाँ पे? 81। और यहाँ पे तो 182 दिया है। अब देखते हैं मेरा क्या 81 करेक्ट है। उसके लिए क्या करेंगे? 81 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। 81 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 27। इसका मतलब 182 यहाँ पे गलत लिखा है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 81, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब देखो, मैंने देख लिया कि मेरी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग वाली है। अगर मेरी सीरीज डिक्रीजिंग वाली है तो इसमें या तो कुछ माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। अगर तो बड़ी बड़ी टर्म में का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो डिवाइड हो, तो मैंने डिवाइड करके देख लिया कि 729 को 3 से डिवाइड करेंगे 243 आएगा। अब 243 को भी अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 81। बट कितना लिखा? 182। अब मुझे क्या पता है 81 वाली सीक्वेंस गलत है कि सही है? वो तो आगे वाले स्टेप में पता चलेगी जब मैं 81 को भी 3 से डिवाइड करूंगा। मैंने 81 को 3 से डिवाइड किया तो 20 से। इसका मतलब ये सीरीज ऐसी है जिसमें हर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। और 82 की 182 की जगह यहाँ पर 81 आना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बोला था कि रॉन्ग नंबर निकालो, तो रॉन्ग नंबर 182 ही था। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। यहाँ पर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है।
इस पेपर में रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का आपका क्या पूछा है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच वन सिक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स विल कंप्लीट द सीरीज। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से नंबर इन तीन ब्लैंक्स में आएंगे, ठीक है, एक दो तीन ब्लैंक्स में कौन से नंबर, आपकी सीरीज क्या है, सीरीज में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। सीरीज में आपके ए है, पहले है ए, फिर है सी, फिर है एफ, ठीक है, ए सी एफ, उसके बाद क्या है देख लेते हैं, पहले ए सी एफ जे ओ, ठीक है, जे जे ओ, उसके बाद तीन फिलिप्स हैं आपकी, एक दो तीन, मतलब हमें बताना है इन फिलिप्स में क्या आएगा, ठीक है, इन फिलिप्स में क्या आएगा, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले जो जो पीछे सीरीज में चल रहा होगा वही तो आगे चलेगा। देखो ए के बाद अगर मैं बी को छोड़ दूं तो यहाँ पे सी आ रहा है, फिर यहाँ पे मैं डी ई दो छोड़े हैं, फिर एफ आ रहा है, फिर जी एच आई तीन छोड़े हैं तो जे आ रहा है, फिर के एल एम एन चार छोड़े तो ओ आ रहे हैं। अब मुझे पांच छोड़ने हैं, तो ओ के बाद पांच छोड़ो, पी क्यू आर एस टी, तो पांच मैंने छोड़ दिए तो यहाँ पे यू आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे छह छोड़ने हैं, तो छह के यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो अब मैंने छह छोड़े तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, बी, आगे मैं सात छोड़ूंगा तो नेक्स्ट आएगा। बट क्या हमारा यहीं तक आंसर निकल जाएगा, तो देख लेते हैं। पहले फिल्म में हमारी यू, पहली फिल्म में यू, तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, ये दो तो खत्म हो गए, और दूसरी फिल्म में हमारी बी आ रहा है तो ये यहाँ पे ए दिया, ये भी खत्म, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। कुछ नहीं था, जस्ट आपको सीरीज लिखनी थी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और देखना था उसमें कितने का गैप है, पहले में एक का गैप था, फिर दूसरे में दो का गैप हो रहा है, फिर तीन का गैप हो रहा है, फिर चार का गैप, फिर पांच का, फिर छह का, इस तरह से आपकी सीरीज चल रही है। तो हमें पता चल गया इसके लास्ट में जो फिलप्स है उनमें यू बी और जे आएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तुम्हें इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फाइंड द रॉन्ग टर्म। देखो दोनों ये क्वेश्चन किस तरह से है, पहले नंबर सीरीज में से फिलअप निकालनी है, दूसरे में रॉन्ग देखना, फिर लेटर सीरीज में से फिलअप निकालनी है, दूसरे में रॉन्ग देखना। आप मेरे यूट्यूब चैनल में रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाओ, इसी तरह से क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। बाकी जो इस पेपर में जो क्वांट का पेपर आया था ना, वो पूरे उन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन थे जैसे मॉक टेस्ट में डाले हुए थे। अगर जिन जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया होगा उनको इस पैटर्न के क्वेश्चन वहां पर मिले होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट एग्जैक्टली डायरेक्टली वही क्वेश्चन नहीं आता, बट उन थीम्स के बेसिस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें रॉन्ग टर्म निकालनी है। देखो बीडीएफ, देखो ना हो क्या रहा है, पहले समझो बीडीएफ में क्या हो रहा है, ईजीआई में क्या हो रहा है, फिर हम देखेंगे रॉन्ग कौन सी है। देखो अगर मैं बीडीएफ को ध्यान से देखता हूँ, तो बी के बाद सी आता है, ठीक है, फिर डी आना था, फिर ई, फिर एफ, मतलब हर एक में एक एक का गैप है। देखो अगली में भी यही चल रहा है, ईजीआई को देखो, ई के बाद क्या आता है, एफ, ठीक है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, फिर आई, मतलब इसमें भी एक एक का गैप है, तो सब में एक एक का गैप चल रहा है। बट मैं सपोज करो आपको के एम पी खोल के बताता हूँ, के एम पी में क्या आता है। देखो के एम पी, तो के एल एम ये तो ठीक है, बट यहाँ पे एन ओ फिर पी आता है, मतलब देखो ना सीरीज आपकी ये थी कि हर एक के अल्फाबेट के बाद एक अल्फाबेट छोड़ के फिर दूसरा अल्फाबेट आना चाहिए, ये सीरीज चल रही थी एग्जैक्टली, ठीक है। बट आपका ये जो के एम पी है ना, उसमें क्या हो रहा है, के के बाद एक ही छोड़ा हमने, एम आ गया, एल छोड़ के एम आ गया, बट आगे एन ओ दो छोड़ने पर, इसका मतलब यही रॉन्ग है आपका, तो के एम पी यहाँ पे रॉन्ग है, तो के एम पी यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, कोई क्वेश्चनों में गड़बड़ नहीं थी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी रीजनिंग का आइडिया होता तो चार क्वेश्चन तो ये आप ऐसे ही निकाल देने थे, आपने उड़ा देने थे, क्या बोलते हैं, निकाल नहीं देने, उड़ा देने, ठीक है। रीजनिंग बहुत इजी आई थी इस पेपर की। नेक्स्ट देखो, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में दिल्ली को कोड किया है डब्ल्यू वी ओ एस आर, और मुंबई को किस लैंग्वेज में कोड करेंगे। देखो दिल्ली को क्या कोड किया, यहाँ पे देखो, दिल्ली को कोड किया हमने, दिल्ली को कोड किया है डब्ल्यू वाई ओ एस आर, देख लेते हैं एक बार, यही कोडिंग है, कोई गलत ना हो जाए, ठीक है। वाई डब्ल्यू वी यू एस आर, ठीक है, वी यू एस आर, डब्ल्यू वी यू एस आर, ये हमने कोडिंग की है एक की। हमें बताना है मुंबई की कोडिंग क्या होगी, मतलब मुंबई को हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है, मुंबई को कैसे कोड करेंगे। जिन बच्चों ने मेरे से कोडिंग वाला लेक्चर पढ़ा था, मतलब वही नंबर सी लाइटर सीरीज में ही मैंने कोडिंग पढ़ाई थी, जिसने मेरे से वो लेक्चर पढ़ा था ना, वो इस क्वेश्चन को बिना देखे बिना कुछ सॉल्व किए निकाल सकते हैं। क्यों, मैंने आपको याद करवाया था, आई आर ऐसे याद कराया था, इंडियन रेलवे, ठीक है। पहले तो देखो सारी टर्म में सेम है, इधर भी छह टर्म, इधर भी कितनी टर्म है, पांच टर्म है, इधर भी पांच टर्म है, ठीक है, पहले तो ये देखना होता है। फिर देखो डी के साथ डब्ल्यू दिया है, तो मैंने आपको ड्यू से याद कराया था, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ई का वी होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद करवाया था, एल का लव वहां से याद कराया, ओ एच का एस हाई स्कूल से, आई आर का इंडियन रेलवे, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुमने नहीं पढ़ी है मेरे से कोडिंग डिकोडिंग, दिक्कत आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो देख लें। देखो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ध्यान से ये जो मैं लिख रहा हूँ चीज वो देखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। उसके बाद उल्टा यहां से लिखो, एन ओ पी क्यू
RSTUVW XYZ। अब ये एक दूसरे के उल्टे नंबर है, मतलब ए का उल्टा क्या है, जेड है, बी का उल्टा वाई है, सी का उल्टा एक्स है। ठीक है, मैंने आपको याद करवाया था कैसे याद करना। ए का उल्टा जेड तो आप याद कर ही सकते हो ना, ए से शुरू हुआ जेड पे खत्म हुआ। बी का उल्टा वाई को बाय से याद करवाया था तुम्हें मैंने, बाय से याद करो। सी का उल्टा एक्स को सिक्स से याद करवाया था, सिक्स सी से एक्स। ठीक है, डी का उल्टा डब्ल्यू ड्यू से याद कराया था। ई का उल्टा वी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद करवाया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैंने तुम्हें ये याद करवाया था। ठीक है, एफ का उल्टा यू जो है मैंने फोर से याद कराया था, एफ यू आर फोर से। जी का उल्टा टी मैंने जीटी रोड से याद करवाया था। ठीक है, जीटी रोड से याद कर लो, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं। एच का उल्टा एस मैंने हाई स्कूल से याद करवाया था, हाई स्कूल से याद करवाया था। आई का उल्टा आर मैंने इंडियन रेलवे से याद कराया था। जे का उल्टा क्यू मैंने जंगल क्वीन, क्या बोला था आपको, जंगल क्वीन से याद कर। पी का उल्टा के जो है पीके से याद कराया, पीके मूवी से। एल का उल्टा वो लव से याद कराया था, LOVE से। ठीक है, एम का उल्टा एन मैन से याद कराया था। अगर आपको ये सब याद होते तो आपको देखते ही समझ आ जाना था कि ये इनका उल्टा ही, क्योंकि डी का उल्टा डब्ल्यू ड्यू, ये देखो। ई का उल्टा वी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एल का उल्टा ओ लव, एच का उल्टा एस हाई स्कूल, आई का उल्टा आर इंडियन रेलवे। अब आपको इनका बताना था। एम का उल्टा क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, यू का उल्टा क्या आ जाएगा, ठीक है, यू का उल्टा फोर से याद किया तो एफ आ जाएगा। ठीक है, एम का उल्टा वापस क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बी का उल्टा क्या आ जाएगा, वाई, बाय से। ठीक है, ए का उल्टा क्या आ जाएगा, जेड। और आई का उल्टा क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। तो NFNYZR, 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 तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। बताओ कितना मुश्किल ये क्वेश्चन था, मुश्किल था क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होती तो ये आपको इजीली हो जाना था। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाई ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि कैसे करना। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अ मैन इज फेसिंग साउथ, एक मैन जो है साउथ फेस, पहले खुद ट्राई करो। एक मैन जो है साउथ की डायरेक्शन में फेस कर, ये होता है साउथ डायरेक्शन। हमारी चार डायरेक्शन है ना, क्या करते हो यार, ये आ गया हमारे पास चार डायरेक्शन है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारी चार डायरेक्शन है। ये बोल रहा है कि एक मैन जो है वो साउथ वाली डायरेक्शन में फेस कर रहा है। वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा पहले, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉक। मैंने आपको हमेशा बोला है लिखो कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, AC लिखो, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब इनको देखो कितने क्लॉकवाइज है कितने एंटी क्लॉकवाइज में। 90 और 90 कितने हो गए, 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जितना क्लॉकवाइज जितना एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन साउथ ही रहेगी। क्या रहेगी, साउथ ही। देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको बोला जाए, यहाँ पे करते हैं, आपको बोला जाए आपका जो एक एक पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, किसमें, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, वो 90 डिग्री घूमा राइट में। ठीक है, 90 डिग्री राइट में घुमा, फिर क्या किया उसने 180 डिग्री, फिर वो लेफ्ट में घुमा, फिर वो 180 डिग्री राइट में घुमा। ऐसे अगर आपको दिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको बोल देता है अब ये किस डायरेक्शन में। देखो जितने भी लेफ्ट राइट के इक्वल है उनको कैंसिल कर दो, 180 डिग्री लेफ्ट 180 डिग्री राइट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 90 डिग्री राइट। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री राइट में घुमाएंगे तो 90 डिग्री राइट इसका कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे करना होता है क्वेश्चन, जितने क्लॉकवाइज जितने एंटी क्लॉकवाइज उसको कट कर दो, जितने राइट जितने लेफ्ट है उनको कट कर दो, तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो थोड़ा ना दिमाग लगाना होता है, बस दिमाग को यूज करना है और क्वेश्चन भागते हुए जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक के क्वेश्चन तुम्हें इजीली समझ आ गए। अब दो क्वेश्चन और रह गए किसके, रीजनिंग के, उसके बाद हम क्वांट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आपका 75 क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मनीषा जो है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इतना अच्छे से अगर पढ़ने नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ मनीषा जो है वो अपने घर से स्टार्ट करती है और 150 किलोमीटर साउथ जाती है। तो मैं यहाँ पे बनाता चलता हूँ, एक मनीषा है वो अपना घर ही है उसका, उससे 150 किलोमीटर वो साउथ गई, कितना गई 150 किलोमीटर साउथ। ठीक है, साउथ डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, सबसे पहले वो साउथ गई, उसके बाद उन्होंने राइट टर्न लिया और 80 मीटर गई। तो मैं यहाँ से राइट टर्न ले लेता हूँ, ये नीचे जा रही है तो नीचे का राइट ये वाला आ जाएगा ना, राइट जाके इसने कितना घूमी, ये 80 मीटर घूमी। ठीक है, 80 मीटर ये घूमी। उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद इसने क्या किया, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, तो अपना लेफ्ट लिया, लेफ्ट ये नीचे वाला टर्न, तो इसने कितना लेफ्ट में 60 मीटर मूव किया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, देन शी टर्न्स अगेन, उसके बाद शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 280 मीटर, तो यहां से उसने लेफ्ट टर्न किया और कितना चली गई 280 मीटर, कितना चली 280 मीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आवर हाउस एंड द स्कूल। तो ये पहुंच गया अपने स्कूल में और ये इसका घर था, तो हमें बताना है इसके हाउस से इसके स्कूल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो
यहां से लेकर यहां तक कंसेप्ट को ना इजी से समझना कितना है। यहां से यहां तक कितना है, 150 किलोमीटर। मैंने आपको बोला सबसे पहले 150 किलोमीटर है, और यहां से यहां कितना है, 60। तो मतलब इसका पूरा टोटल यहां से यहां तक कितना होगा, ये यहां से यहां तक है 150, और ये है 60। 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 210। इसका मतलब ये हमारी जो है ये 210 आ गई। ये हमें निकालनी है शॉर्टेज डिस्टेंस, ये वाला हमें निकालना है, ये हमारी निकल गई 210, और ये हमें अभी पता नहीं है, ये कैसे पता चलेगी। ये पूरी लेंथ कितनी है, 280। पूरी लेंथ कितनी है, 280। और ये वाली कितनी है, 80। तो 280 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। इसका मतलब ये आ गई हमारी 200। इसका मतलब ये आपकी बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक है लेंथ 200, एक है लेंथ 210। तो आपको तीसरी लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये है बेसिकली, ऐसे ही निकलता है हमेशा, कोई हमेशा हाइपोटेन्यूज के इसको बेस के प्लस परपेंडिकुलर। अब क्या करोगे आप, इन दोनों का स्केयर करके ऐड करोगे, उसका रूट कर दोगे, वही जो आपका फॉर्मूला लगता है, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। इस फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन को आप इजीली निकाल सकते हो। यही आपको करना था। देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये अपने घर से चली ना, इसे घर से चलने के बाद 150 किलोमीटर साउथ ट्रेवल किया, यहाँ पर पहुंची। फिर ये अपने जो है राइट साइड में चली 80 किलोमीटर, फिर लेफ्ट चली 60 किलोमीटर, फिर वापस लेफ्ट चली 280 किलोमीटर। हमें बताना है इसके हाउस से स्कूल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये देखो ध्यान से सुनो, ये नीचे गई थी 150 किलोमीटर, यहाँ तक आई, उसके नीचे था 60, तो टोटल कितना हो गया, 210, ठीक है। उसी तरह ये पूरा नीचे 280 गई थी, बट 80 हमें काटना है ना, यहाँ से 80 हम काट देंगे, कितना, 200, ठीक है। तो एक साइड हमारी 210 आ गई, दूसरी साइड 200 आ गई, और हमें निकालना है तीसरी साइड क्या, देखो। अब ये क्वेश्चन भी आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको ट्रिपलेट का कंसेप्ट पता हो। देखो कुछ हमारे ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद हो जाए, बहुत से ट्रिपलेट्स हैं, बट मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं। मतलब मान लो अगर एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है ना, तो तीसरी साइड हमेशा 5 आएगी। कितनी आएगी, 5, ठीक है। मतलब अगर हाइपोटेन्यूज 3 है, बेस, सॉरी उसकी आपका बेस जो है 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, 5। ये याद कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मान लो एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। अगर एक साइड आपकी 15 है, परपेंडिकुलर मान लो 15 है, बेस आपकी 8 है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी निकली, 17। इसी तरह एक आपका ट्रिपलेट होता है, जब एक आपकी 20 हो, दूसरी आपकी 21 हो, तो तीसरी आपकी आती है 29, ठीक है। अगर बेस आपका 2100 मान लो, उसके बाद परपेंडिकुलर आपका 20 होता है, हाइपोटेन्यूज 29, तो ये भी वही केस है। यहाँ पे 221 है ना, तो ये 20 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 29 होना चाहिए। तो एक जीरो इधर भी था, तो एक जीरो में इधर लगा दो, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 290 था। ये ट्रिपलेट्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको दो ट्रिपलेट्स, कई क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिपलेट वाले आते हैं। जब देखो ट्रिपलेट, क्यों ट्रिपलेट का आपको कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट यूज है। जब भी आपका आंसर पॉइंट में नहीं ना है, किसी नंबर का रूट निकालोगे, अगर वो पॉइंट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो वहां पर कोई ना कोई ट्रिपलेट लगा ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ट्रिपलेट लगा था कि 20 और 21, अगर दो बेस और परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हाइपोटेन्यूज क्या आती है, 29 आती है। तो यहाँ पर एक जीरो था, 220 की जगह 200 था, 21 की जगह 210 था, तो हमारा 29 की जगह 290 आ जाएगा। बस ये आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। पेपर में थोड़ा इस तरह से दिमाग लगा के क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे को लग नहीं रहा था मैं आज सेशन आपका ले पाऊंगा, बट चलो, कोशिश की है तो हो ही जाएगा मुझे लगता है। पॉइंटिंग टू अ वुमेन। अब देखो ये आ गया आपका, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपको ब्लड रिलेशन निकालने वाले। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, राम सेड, एक लड़की की तरफ पॉइंट करके, वुमेन की तरफ पॉइंट करके राम कहता है कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे, राम बोलता है कि मेरे जो दादा हैं, ठीक है, उनका एक लौता बेटा है, उनकी ये बेटी है। भाई ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। राम कहता है मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो दादा हैं, उनका एकलौता बेटा है। उनका एकलौता बेटा राम का क्या हुआ, फादर, राम का फादर। तो उनकी ये बेटी है, उनकी ये डॉटर है। तो राम की क्या लगी भाई, राम की तो बहन लगी ना, राम की क्या लगी, सिस्टर। अगर मैं बोलूं मेरे दादू, सुनना, अगर मैं बोलूं मेरे दादू का एक ही बेटा है, तो मेरे दादू का अगर एक ही बेटा, तो मेरा फादर ही हुआ, ठीक है। और मेरे फादर की बेटी वो क्या हुई, मेरी बहन हुई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सिस्टर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वुमेन जो है राम की सिस्टर थी। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। मुझे रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगा, एक भी क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो। आप पता नहीं मैथ रीजनिंग क्यों भागते हो। इसलिए मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे बोलते हैं सर मैथ रीजनिंग का आप बोलोगे, तो मैं मैथ रीजनिंग पे एक एक मैराथन सेशन भी एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा। अब मैं ये नहीं बोल सकेंगे, अब बहुत चीजें पेंडिंग है करवाने के लिए, बट आपके पास वीडियोस तो पड़ी हुई है ना, आप उनको देख सकते हो ना, वहां से हो जाएंगे। और बाकी जितने भी अभी तक बच्चे सेशन देख रहे हैं, अगर वो ये पसंद आता है ना मेरा पढ़ाना, तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड to subscribe this YouTube channel. At least a sense of motivation for me. ठीक है, ये आप कर सकते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मैं आपको रीजनिंग के तो क्वेश्चन ही बच्चों वाले थे, वो तो चलो आप कर ही लेते। तो जो अभी क्वांट के क्वेश्चन कराए थे ना, एग्जैक्टली इन्हीं थीम के बेसिस पे क्वेश्चन मॉक टेस्ट पे डाले हुए मैंने।
अगर आप देखो, देखो मैं अभी भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितने बच्चे जूनियर असिस्टेंट के वीडियो देख रहे हैं, आप गूगल में जाओ, अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन पे, कहाँ जाना, अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन पे। वहां पर हमारे सेक्शनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। टोटल वहां पर 13 टेस्ट हैं, 10 सेक्शनल और 3 फुल लेंथ। अब आपका टाइम कम है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट वहां से लगा लो। और हर एक सब्जेक्ट के मतलब 5 सब्जेक्ट के पोर्शन, 5 सब्जेक्ट मतलब मैं जीके इंडिया और जीके जम्मू कश्मीर को 2 रखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, तो मैथ, रीजनिंग तो वो इसी तरह से चलेगा। आपने क्या करना है कि आपने हर एक सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट के दो दो सेक्शन है, बट हर एक के आपने एक एक लगा, तो 5 आपके सेक्शन टेस्ट और 2 फुल लाइन टेस्ट तो एटलीस्ट आप एग्जाम से पहले अभी लगा ही सकते हो। तो गूगल में जाके अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन में जाके इन टेस्ट पे आप खुद को रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। चार्जेस आर मिनिमल, आप जाके देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, क्योंकि वही क्वेश्चंस काम आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अदरवाइज क्या फायदा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इस क्वेश्चन में को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, सॉल्व करने की सच में जरूरत नहीं थी। क्या कहता है, अ सम ऑफ 270 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। तीन बंदों के बीच में हमने 270 रुपए डिवाइड कर दिए। ए को मिला ट्वाइस एज मच एज बी, मतलब जो बी को मिला, मतलब मान लो बी को एक्स मिला तो ए को 2x मिला, ठीक है, ये बोल रहा है। और बी गेट्स 20 मोर देन सी, और बी को सी से 20 ज्यादा मिला, इसका मतलब सी को बी से 20 कम मिला, तो सी को 30 कम मिला, सी को मिलेगा x-30, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, हमें निकालना है इनकी रेशियो क्या है शेयर्स की। देखो, इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्स की फॉर्म में सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता था आप बेसिक के थ्रू भी कर सकते हो। पर थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाए। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ए, जिसको ए को जो मिला वो बी का ट्वाइस था, मतलब वो बी का डबल था। तो ऑप्शन देखो, ये ए होता है, देखो रेशियो में पहला हमारा ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा। अब ध्यान से देखना, पहले में क्या है, ए हमारा 12 है, बी 6 है, तो देखो बी का डबल हो रहा है, 6 का डबल है 12, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। अब दूसरा देखो, ए में 9 है, बी में 5 है, क्या 5 का डबल 9 होता है, नहीं, तो इसका ये होता है ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, निकालने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा देखो, पहले में सी है, मतलब ए सी, ए जो है वो हमारा 10 है और बी हमारा 5 है, तो 5 का डबल 10, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। डी देखो, 7 का डबल जो है 12 नहीं 14 होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो आप इसी चीज से इलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये कंसेप्ट था, यहां से दो ऑप्शन मैंने इलिमिनेट। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको यूज कर रहा हूँ। स्टेटमेंट कहती है कि जो पहला नंबर है ना वो दूसरे का डबल होगा। तो भाई 12 जो है 6 का डबल है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। 10 जो है वो 5 का डबल है, ये भी आंसर हो सकता है। बट ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कभी आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी बोल रहा है कि 5 का डबल 10 होता है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है पहला नंबर। फिर ऑप्शन डी में 7 का डबल 14 होता है, यहाँ 12 दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। ये दो तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा ना पेपर में दिमाग खोल के भी यूज किया, और मैंने आपको बोला ऑप्शन की हेल्प से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं इन दोनों को भी बिना निकाले में कैसे कर। देखो टोटल सम कितना है, 270। इसका मतलब इनकी जो रेशियो को सम करें ना, अगर हम ये तीन जो रेशियो दी इनको सम करके वो 270 को डिवाइड करनी चाहिए। अगर मैं देखो मैं आपको बताता हूँ ये कितने, देखो ध्यान से देखो, ये जो आपका पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में आपके क्या लिखा हुआ है, 12। देखो दो ऑप्शन तो उड़ गए। अब ये पहला ऑप्शन देखो, 12, 12 छह 18, 4 22, कितना इनको ऐड करके कितना है रेशियो को 22, क्या 22 270 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो। अब बताओ ये कैसे करेक्ट है, देखो। अब देखो आपका ये कितना आ रहा है, 10 10 5 15 3 18, तो 18 जो है 270 को डिवाइड कर देता है, ठीक है। 18 270 को डिवाइड कर देता है, कैसे करेगा, देखो ना करके देखो। 9 के टेबल में आएगा, 9 टू जा 18, और 9 थ्री जा 27, जीरो का जीरो, और 2 15 जा, आ गया ना, कर देता है रेशियो को डिवाइड 15 में, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको बताया कि आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। जो आपको स्टेटमेंट में दिया था उस स्टेटमेंट को यूज करना था। कैसे यूज किया, मैंने आपको बोला, स्टेटमेंट में बोला था कि जो पहला नंबर है वो दूसरे के डबल है, तो मैंने दो ऑप्शन देखे वो दूसरे का डबल ही नहीं, तो भाई वहीं से वो दो ऑप्शन खत्म। तीसरा, टोटल सम अगर 270 है तो रेशियो का सम भी 270 को डिवाइड करना चाहिए। बट जो पहली रेशियो का सम है वो 270 को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सी ही सिर्फ बचा है, ठीक है। जो तो एसएससी का मैथ्स करते हैं ना उनको तो ये पल्ले पड़ गया होगा। अब जो बेचारे होंगे थोड़े मेरी तरह, वो आप बोलेंगे कि सर इसको ऐसे नहीं करना था, इसको हम दूसरी तरह करेंगे। तो मेरे को दूसरा मेथड भी आता है, बट मैं तुम्हारे वेलफेयर के लिए कर रहा था कि इजी हो जाए। देखो दूसरा मेथड कैसे लगाएंगे, देखो दूसरा मेथड ये कहता है, उसमें सिर्फ एक्स मान लो। मान लो मैंने बी को मान लिया एक्स, और ये कहता है कि जो पहला नंबर है वो उसका डबल है, ठीक है, तो 2x हो जाएगा, ए हमारा 2x हो जाएगा। और बोल रहा है जो तीसरा नंबर है वो दूसरे से 30 कम है, तो x-30 हो जाएगा, ठीक है। तीनों नंबर मैंने आपको बता दिए, एक आ जाएगा x,
ठीक है, बी आपका एक्स मान लिया, ए को 2x हो जाएगा क्योंकि बोला हुआ उसका डबल है, और तीसरा जो नंबर है वो अगर दूसरे नंबर से मैं 30 माइनस करें तो वो हो जाएगा। अब बोल रहा है इन तीनों नंबर्स का सम कितना है, 270, इन तीनों को ऐड कर दो, 2x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x प्लस एक्स 4x, तो मतलब 4x माइनस 30 जो है ये किसके बराबर है, इन्होंने दिया हुआ है 270 के बराबर। ठीक है, कर लो भाई सॉल्व, क्या जाता है, 4x इज इक्वल टू 270 में से ये माइनस था, आगे जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, और x आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4, 300 को 4 से डिवाइड करेंगे 75, तो x आपका आ गया 75। इसका मतलब आपका b जो है कितना आ गया, b आ गया आपका 75। ठीक है, a जो है मतलब 75 का डबल, 75 का डबल क्या होता है 150, और आपका जो सी निकालना था वो था बी में से 30 माइनस का, मतलब 75 में से हम 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। इनको काट लो ना, इन सबको काट लो, कि किससे काटोगे, जितना सिंपल हो सकता है उससे काट लो। ठीक है, इनको काटो, सबसे पहले किसको काटेंगे हम, 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 15 से काटो ना, 15 से काट जाए, 15 थ्री जा 45, 15 फाइव जा 75, और 15 टेन जा, तो रेशियो क्या आ गई 10:5:3, तो यही तो ऑप्शन था। एक तो आप ऐसे कर सकते थे इनकी स्टेटमेंट एक्स की फॉर्म में लेके, और दूसरा तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप क्या कर सकते थे, उसको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे। ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत है, किसी को डाइजेस्ट ना हो रहा हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं डाइजेशन में आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक्स एंड वाई आर इंटीजर, एक्स वाई हमारे दो इंटीजर्स हैं, और स्टेटमेंट दी हुई है हमें निकालना है एक्स इंटू वाई की वैल्यू। भाई ये क्वेश्चन तो सिंपल, जो आप मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, देखो एक इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर करते हैं, एक इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई आपका किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई आपका दिया हुआ है 14 के बराबर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में एक्स माइनस वाई किसके बराबर दिया हुआ है 4 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर दिया हुआ है 4 के बराबर। हमें निकालना है बेसिकली, हमें क्या निकालना है पहले ये भी बताओ, हमें निकालना है एक्स इंटू वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स स्टार वाई का मतलब होता है एक्स इंटू वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू निकालें, करो, क्या करो, इनको सॉल्व कर दो। देखो जब भी इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, जब भी आपको देखो ये इक्वेशन सेम है और एक प्लस वाली एक माइनस हो, तो सिंपली इसको ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब होता है प्लस वाली प्लस होगी, माइनस वाली माइनस होगी, प्लस वाली प्लस होगी, तो कर लो सॉल्व। तो एक्स प्लस एक्स, अब ये वाला लेना, एक्स प्लस एक्स 2x, एक वाई प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसर। ठीक है, इधर क्या बचा 14 प्लस 4 18, एक्स की वैल्यू आ गई 18/2, 18/2 कितना होता है 9, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 9। हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई को, एक्स की वैल्यू आ गई 9, एक्स की वैल्यू जब 9 आ गई तो वाई की वैल्यू निकालो, पहली क्वेश्चन में डालो। पहली क्वेश्चन क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो वाई आ गया 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना होता है 5, तो वाई आ गया 5, तो एक्स निकल गया 9, वाई निकल गया 5, तो हमें निकालना था एक्स वाई। तो भाई 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो ना, 9 5 से कितना होता है 45। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में था करने वाला, ये सारे क्वेश्चन बताऊंगा कल तक तो इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई कितना होता है 45। कोशिश करूंगा रात को भी एक आधा कोई इंग्लिश का या किसी का सेशन ले आऊं, और कल इसका बाकी पोर्शन देख लेंगे। एक्स प्लस वाई 14 था, एक्स माइनस वाई 4 था। जस्ट इन दो इक्वेशंस को हमने सिंपली मैथमेटिक्स सॉल्व किया, कोई ट्रिक टुक नहीं लगानी यहाँ पे, सिंपल सॉल्व किया, और हमने देखा कि एक आया 9, एक आया 5, और स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स इंटू 5, एक्स इंटू वाई कितना हो गया 9 इंटू 5 45। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम्स का, भाई जिसने भी मेरे उसमें सेशन देखे होंगे तो मैंने बोट स्ट्रीम्स के भी आई थिंक क्वेश्चन करवाए, तो वो देख लेना उनको। ठीक है, क्या था कि अब बोट जो है वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है 2 घंटे, मतलब एक बोट है, बोट बोल रहा है कि बोट जो है वो 30 किलोमीटर नीचे जाती है, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, नीचे जाती है, कितने घंटे लगाती है 2 घंटे लगाती है। ठीक है, और सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम 3 घंटे में, अगर मतलब वही 30 किलोमीटर अगर ये अप स्ट्रीम जा रही है तो वो कितना टाइम लगाती है 3 घंटे। ठीक है, पहले तो ये सॉल्व करो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल टू 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब अगर इसको मैं 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम लेके जाऊँ, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम लेके जाऊँ, तो इसको टोटल कितना टाइम लगेगा। देखो ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इनकी स्पीड निकालनी है। देखो पहले केस में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो ये बोलता है कि आपकी जो बोट है वो 30 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, क्या जाती है डाउन स्ट्रीम, कितनी जाती है 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लेती है, टाइम लेती है 2 घंटे। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 30 किलोमीटर 2 घंटे में, तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है जब वो नीचे जाती है। ठीक है, अब जब वो ऊपर जाती है, जब वो अप स्ट्रीम जाती है, ऊपर जाती है, तो वो कितना डिस्टेंस उसने बोला था, उस डिस्टेंस बोला था सेम ही है, बट इसको टाइम 3 घंटे लग जाता है, ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, यही इसने दिया हुआ है। ठीक है,
अब ये हमें बोल रहा है कि मान लो अब ये क्या करे, ये डाउन स्ट्रीम, देखो ध्यान से सुनो, हमने फॉर्मूला लगाया स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे हमारी स्पीड निकल गई। हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेता है जब वो 45 किलोमीटर नीचे जाए और 30 किलोमीटर ऊपर जाए। इसका मतलब अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब ये नीचे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम जाते वक्त इसने बोला कि इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है डाउन स्ट्रीम नीचे जाते वक्त, 45 किलोमीटर, कितना, 45 किलोमीटर। और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है नीचे जाते वक्त, 15। इसका मतलब इसको नीचे जाने में कितने घंटे लगे, 3 घंटे। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, तो अप स्ट्रीम इसने कितने जाना है, 30 किलोमीटर, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, 30 किलो। और अप स्ट्रीम ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 की स्पीड से जा रहा है, तो 10 की स्पीड से 30 कितना आ जाएगा, 3। तो 3 घंटे इसको नीचे जाने में लगे, 3 घंटे इसको ऊपर जाने में, टोटल इसको कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगे, टोटल कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 और। तो मैं ये समझ नहीं आया, मैं वापस समझाऊंगा, पर घबराना नहीं। तो 6 और इस ऑप्शन में कहीं नहीं था, इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दैट। भाई देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का आपका फॉर्मूला है ना। आपको बोला है कि एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर नीचे जाती है 2 घंटे में, तो आप इसकी स्पीड निकाल लो ना। 30 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये नीचे जाता है। फिर ऊपर जो है 30 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो ऊपर ऊपर जाने की स्पीड इसकी 10 किलोमीटर पर आवर की है। ये तो हमने स्पीड निकाली, क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड नीचे चल जाएगा। डिस्टेंस तो उसने बताया हुआ है कि अगर बोट 45 किलोमीटर नीचे जाएगी और 30 किलोमीटर ऊपर जाएगी, तो स्पीड हमने पहले ही निकाल के रखी है। नीचे जाने वाली स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, ऊपर जाने वाली 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की वैल्यू डालेंगे, उठा पहले हमने निकाली हुई है, और डिस्टेंस इन्होंने दिया 45 किलोमीटर नीचे जाने का, 30 किलोमीटर ऊपर जाने का। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो आप टाइम इजिली निकाल सकते हो। दोनों टाइम, नीचे जाने और ऊपर जाने के टाइम को प्लस करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बट ये आंसर 6 और आ रहा है, बट यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी 6 और नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है। ये सब गोल प्रोवाइड कर देंगे आपको, डाइजेशन नहीं होगी फिर, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। देखो जब भी ट्रेन, एक कंसेप्ट तो आपके दिमाग में ट्रेन का फिट होना ही चाहिए, तो आपके नस नस में होना चाहिए। ट्रेन जो है, जब भी ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है, किसको क्रॉस करती है, जब भी ट्रेन जो है क्रॉस करती है, मान लो किसी पोल को, ठीक है, पोल को क्रॉस करती है, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ हम ट्रेन की लेंथ ही मानते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ही मानेंगे सिर्फ, ठीक है। क्या मानेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि एक ट्रेन है वो एक पोल को क्रॉस करती है, तो उस केस में डिस्टेंस जो होगा ना वो ट्रेन की लेंथ ही होगी। बट मान लो अगर सपोज करो एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी लंबी चीज को, प्लेटफॉर्म वगैरह को क्रॉस करती है, उस केस में डिस्टेंस कितना होगा, उस केस में डिस्टेंस दो चीजों से बनेगा, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन बनेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, और दूसरा प्लस करेंगे हम इसको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम पे सेम ही तरह से क्वेश्चन निकलते हैं। मैंने क्या बताया, जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी, उसमें आपने ट्रेन का डिस्टेंस क्या मानना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, जितनी लंबी ट्रेन है। और जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो उसका डिस्टेंस क्या मानना है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। बस इतनी चीज आपके दिमाग में बैठ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि एक ट्रेन जो है 120 किलोमीटर लंबी है, मतलब ट्रेन की लेंथ दी हुई है 120 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से चल रही है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी इसकी दी हुई है। इट टेक्स T1 टाइम टू क्रॉस द पोल, मतलब इसको कितना टाइम लगा पोल क्रॉस करने में, T1 टाइम। देखो अगर मुझे T1 टाइम निकालना, मैं कैसे निकालूंगा, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने आपको ये बताया, जब भी ट्रेन जो है वो किसी पोल को क्रॉस करिए, तो उसका डिस्टेंस उसी की लेंथ है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 120 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाई कितनी स्पीड से मूव करिए, 54। तो 120 को सिंपली आप 54 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो 8 किलोमीटर जो है, नहीं यार पहले अभी इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। देखो मेरे से भी गलती हो गई तो तुम भी कर ही सकते हो, क्यों गलती हुई मैं तुम्हें बताता हूँ, गलती कहाँ पर हुई, गलती यहाँ पर हुई सर, आप ना थोड़े अंधे हो गए हो। आप अंधे इसलिए हो गए हो कि आपको ये चीज नहीं दिखी, आप क्या पेपर निकालोगे सर, आपको ये नहीं दिखा कि ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, और ये जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो क्या एक चीज मीटर में, एक चीज किलोमीटर पर आवर आप फॉर्मूला में यूज कर सकते हो, नहीं, भाई ये गड़बड़ होगी, ठीक है। इस गड़बड़ को कैसे ठीक करेंगे, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो जस्ट आप उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये काम करना है। तो मुझे पहले 54 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 18 थ्री जा कितना होता है,
ठीक है, 18 थ्री होता है 54 और 5 थ्री 50। इसका मतलब आपका जो स्पीड है वो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड किस में कन्वर्ट होगी? मीटर पर सेकंड। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अब आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक है भाई, समझ आई मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा था ठीक ही पढ़ा रहा था, बट मेरे से ये गलती हुई कि मैंने डिस्टेंस को मीटर में रखा और स्पीड को मैंने किलोमीटर पर आवर पे रखा। अब मुझे पहले स्पीड को भी तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मैंने आपको यही बोला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना, तो किया 15 मीटर पर सेकंड। अब निकालो T1 टाइम, तो हमें क्या निकालना है? T1 टाइम टू क्रॉस द पोल। तो T1 टाइम पोल को क्रॉस करने में ट्रेन की लेंथ वही डिस्टेंस है 120, और डिवाइड किसे करेंगे? हम डिवाइड करेंगे बेसिकली 15 से, क्योंकि 15 हमारी स्पीड है। तो 120 को 15 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8। तो हमारे टाइम कितना आ गया? 8 सेकंड। कितना आ गया? 8 सेकंड। T1 मतलब कितना टाइम ट्रेन ने लिया पोल को क्रॉस करने में। अब नेक्स्ट है T2 टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अब T2 टाइम कौन सा है? T2 टाइम वो टाइम है जिसमें वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। अब इसको निकालना है। इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर डिस्टेंस क्या होगा? यहां पर डिस्टेंस जो है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ। तो प्लेटफॉर्म कितना है? प्लेटफॉर्म हमारा है 180 मीटर और ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी डिस्टेंस बनेगा। और स्पीड तो हमारी कितनी है? 15, ये तो सबको पता है। ठीक है, और ये कितना हो गया? 300। 300 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 को 300 डिवाइड करें, 15 दूनी 30, तो 20 आ गया। तो इसका मतलब T2 आपका कितना आ गया? 20 सेकंड। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या? वो देखो, निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 निकालना है। तो क्या है? 20 है। ठीक है, T2 कितना है आपका? 20, और T1 आपका कितना है? 8। तो निकालो ना यार, T2 माइनस T1 क्या होता है? 20 माइनस 8, तो आपका 12 सेकंड जो है वो आंसर आ गया। इसमें तो कुछ सोचने वाला अब नहीं था। ठीक है, ये आ गया। इस बच्चे ने गलत किया, 18 सेकंड निकाल। ठीक है, तो 12 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो कुछ नहीं करना था, हमने यही करना था। मैंने आपको यही बोला, ट्रेन के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें अगर सपोज करो एक पोल को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस आएगी। अगर वो पोल के साथ प्लेटफॉर्म मतलब मानो कि प्लेटफॉर्म को कर रहा है, तो उसमें आपको ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जोड़नी है। आपके जो यूनिट्स हैं उनको अच्छे से देख लेना। अगर आपकी मीटर में है, अगर मान लो लेंथ मीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के 5/18 से मल्टीप्लाई करता। अगर मान लो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना हो ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ऐसे करके आपने इसको सेम करके, बाकी स्पीड इज इक्वल टू, देखो यार जो भी क्वेश्चन करोगे ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, फॉर्मूला एक ही है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को घुमा फिरा के निकालना है। अगर आप मेरे सेशन देखोगे ना, मैंने आपको इन चीजों में इंफेसाइज कर करके बताया कि इसी एक ही फॉर्मूला को कैसे चेंज कर करके क्वेश्चंस को निकाल। आपको ज्यादा फॉर्मूलाज याद नहीं करने, फॉर्मूला एक दो ही याद करने, उन्हीं को आपको रोटेट करना आना चाहिए बस। क्वेश्चंस तभी निकलते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई कि इसका कोई एक मैराथन सेशन में ले आऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आज और देख लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी कल के सेशन में कवर करेंगे। कल देखो, कल आपका जो कल मैं आपको मॉर्निंग में या जिस भी टाइम लेक्चर दूंगा, उसमें मैथ के जो बच्चे हुए क्वेश्चन प्लस कंप्यूटर के तो हमें जस्ट आंसर ही देखने हैं ना, क्योंकि कंप्यूटर बहुत इजी आया था। जिसने भी मैराथन सेशन देखा होगा, वो 20 में से 2 मैराथन सेशन में डालते हैं, उसमें से 20 में से 18 क्वेश्चन तो वो ऐसे ही कर लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन में ही गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप पेपर में उसको अटेम्प्ट करो, उसके साथ कुछ एडिशनल चीजें देखेंगे। बाकी कोशिश करूंगा मैं कि आज रात को आपका, अगर मैं हेल्थ ठीक रही, तो आज रात को मैं कोशिश करूंगा कि आपको जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसमें भी बहुत कुछ सीखने वाला है। ठीक है, तो उनके भी क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे, इसी तरह एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 20 है। देखो एक क्लास है, उसमें 12 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं? 12 स्टूडेंट हैं। ठीक है, उनकी एवरेज कितनी दी हुई है? एवरेज दी हुई है उनकी 20। ठीक है, ये क्वेश्चन ना, एवरेज के क्वेश्चन ना, मैंने एक सेशन लाया, अगर जिसने भी वो सेशन देखा, कभी भी एवरेज का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, मैं एश्योरेंस के साथ कहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, When थ्री न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, तीन नए स्टूडेंट आ गए, एवरेज जो है वो एक साल बढ़ गई। देखो तीन नए स्टूडेंट आ गए, तो पहले स्टूडेंट है 12, अब तीन नए आ गए तो स्टूडेंट कितने हो गए? 15, और एवरेज एक बढ़ गई। तो एवरेज पहले 20 थी, तो एवरेज कितनी होगी? 21। ठीक है, बस समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में देखो निकालने के बोल क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ थ्री न्यू स्टूडेंट। आप जो तीन नए स्टूडेंट्स हमने लाए, उनकी हमें एवरेज निकालनी है। ठीक है भाई, कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से सुनो, इस कंसेप्ट को क्या करोगे? देखो सबसे पहली बात, आपके 12 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज 20 है। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान से समझना, कोई भी क्वेश्चन एवरेज का कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एवरेज दी हुई है 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई 12, तो आप इसका सम निकाल सकते हो। तो मैं सम निकालूंगा, तो सम कैसे निकलेगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसका पहले सम निकाल देता हूँ। सम क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मतलब सम हो जाएगा 12 इंटू 20।
12 × 20 कितना होता है? 240। ठीक है, ये तो सिंपल था। 12 दूने 24, तो जीरो का जीरो। ठीक है, इसी तरह जब 15 स्टूडेंट थे और उनकी एवरेज 21 थी, तो इनका सम कितना हो जाएगा? ठीक है, इनका सम हो जाएगा 21 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 × 15। ठीक है, 21 × 15 कितना होता है? 315। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सम निकला है, पहली इक्वेशन में जो सम निकला है हमारा, वो निकला है 12 स्टूडेंट का। और दूसरे केस में जो सम निकला है वो कितना निकला है? 15 स्टूडेंट का। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो वो बचे हुए 3 स्टूडेंट्स का सम होगा ना। तो मैं अगर इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, मतलब 15 स्टूडेंट के सम में से अगर मैं 12 स्टूडेंट के सम को माइनस कर देता हूँ, वो क्या बचेगा? 3 स्टूडेंट का सम। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब मैं 315 में से 240 को माइनस कर देता हूँ, तो डिफरेंस कितना आ गया इनके बीच में? 75। ये 75 क्या है? ये 75 3 स्टूडेंट्स का सम है, 3 स्टूडेंट्स का सम है। अब मुझे 3 स्टूडेंट की एवरेज चाहिए, उसने क्वेश्चन में सम तो नहीं पूछा है। तो 3 स्टूडेंट्स के सम कितना था? 75। और स्टूडेंट कितने? 3, तो 75/3 तो कितना आ जाएगा? 25। तो इसका मतलब इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 25। तो क्या सोचना था यार इस क्वेश्चन में? क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? बिल्कुल भी मुश्किल। बट एवरेज के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखो आपको 12 स्टूडेंट की एवरेज 20 दी थी और 15 की 21 दी थी। तो इसका मतलब 12 स्टूडेंट का सम कितना होगा? 20 × 12 मतलब 240। और 15 स्टूडेंट का सम कितना होगा? 21 × 15 मतलब 315। इसका मतलब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे सम, वो 3 स्टूडेंट्स का सम होगा। तो 315 माइनस 240 कितना होगा? 75। हमें एवरेज निकालनी है, तो 75 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एवरेज हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। बाकी एवरेज देखो, सेशंस आपके पास पड़े हुए हैं यूट्यूब में, आप जाके उनको देखोगे, चीजें कवर हो जाए। अगर आप मुझे बोलोगे कि पूरा रीजनिंग एक सेशन में मैं आपको थोड़ा रिवाइज, जैसे मैराथन सेशन आपको मिल रहे हैं, तो अगर आप बोलोगे तो आई विल ट्राई के कुछ बना दूंगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो। ठीक है, बाकी जो है, अगर आपको इसी तरह से देखना है, तो कुछ और क्वेश्चन ला के भी ऐसे में प्रैक्टिस करवा दूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड जो होता है। बाकी जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, देखो एक तो टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे क्लास देता है, मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल की जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे सेशन देख रहे हैं, आई हाईली सजेस्ट यू ऑल एटलीस्ट जाके दो दो सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो। एग्जाम ओरिएंटेड है, थोड़ा एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के क्वांट में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, अगर आप जीके का पेपर उठा के देख, जो भी आप मॉक के क्वेश्चन उठा के देख लो, इस वेबसाइट ऑपरेटर के पेपर के साथ मिला के देख लेना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड ये चीज। और जितने भी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी मेरा पढ़ाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ जो आने वाले जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। बाकी कल भी हमने जीके को देखा है, जीके जम्मू कश्मीर और जीके इंडिया को देखा है, उसका भी इसी तरह से हमने एनालाइज किया, अच्छे से समझा है, कंसेप्ट को देखा है। और बाकी आने वाले दिनों में हम रात को शायद मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश को भी कवर करेंगे, तो ऐसे में आपको ये पेपर कवर करवाऊंगा। उसके बाद जो आपकी डिमांड्स, जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि 1 2 3 टॉपिक हैं कुछ जहां पे आप मैराथन चाहते हो, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट वो एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दूं। देखो मैंने लास्ट आपको, आपका शायद 21 या 22 को पेपर है, पता एग्जैक्ट डेट कौन सी आ रही है, 22 को अगर मे भी है, तो 18 तक मैंने लास्ट पढ़ाना है, 17 18 तक। ठीक है, उसके बाद 2 3 दिन में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो वहां तक जितने हुए तो आप वहां पर कवर कर सकते हो, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर